हमारे पास एक मेहमान हैं और मेहमान का मैं तारफ़ आपको कराए देता हूँ। हमारे साथ आयशा महमूद हैं। शी इज़ अंडर ग्रेड इन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और ये इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट में है। इनकी ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ पढ़ती नहीं हैं, ये कोई पेंटिंग पूंटिंग भी करती हैं, जिसको अगर हम थोड़ा आसान अल्फाज में बात कर लें तो आज इनसे हम पूछेंगे क्या होता है पेंटिंग के स्किल्स, क्या होते हैं, आर्ट क्या होता है, क्यों ये इस तरफ आई और क्या आगे कर सकती हैं, क्या इसका फ्यूचर या स्कोप वगैरह है, या ये क्यों आई इस तरफ जाके। और कुछ आप लोगों को इनके आर्ट वर्क भी दिखाऊंगा मैं और फिर इनके साथ गपशप लगाएंगे, देखते हैं इनके पास क्या है हमारी ऑडियंस के लिए। वेलकम आयशा। थैंक यू। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मैंने तो करवा दिया जितना इंट्रोडक्शन मैंने करवाना था, लेकिन हमारी ऑडियंस ज़्यादातर यूथ है, एकेडमिक्स होते हैं, यंग एकेडमिक्स हैं और ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कि यूजली देख रहे होते हैं कि उन्हें कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो उनके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो। सिंस आप एक अंडरग्रेड भी हैं और आप साथ में अपना एक स्किल्स भी हैं आपके पास, आप अपना एक आर्ट वर्क भी करती हैं। तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर बाकी आपके आर्ट वर्क पे बाद में आते हैं। मेरा नाम आयशा महमूद है, आपने पहले बताया, और मैं गुजरात से हूँ। और आर्ट में आने की जो वजह थी वो तो ये थी कि मतलब मैं 9th क्लास में थी जब मुझे पता लगा कि मेरे में ये स्किल्स हैं। मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल का बनाया, और मैंने उनकी 6 उंगलियाँ बनाई थी, मुझे अभी तक याद। 6 उंगलियां बनाई थी? वो एक पेंसिल थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पेंसिल है या उंगली, तो मैंने वो 6 उंगलियाँ मतलब बनाई। आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि मैं दोबारा से अल्लामा इकबाल की पिक्चर्स जाके देखूं उनकी 6 उंगलियां या 5 हैं? नहीं, तो वो अभी तक मेरे स्कूल में पोर्ट्रेट लगा हुआ है। मतलब वो कैलीग्राफी थी, वो मैंने किसी और से कराई थी तब। तब मुझे दिल में आया था कि मुझे कैलीग्राफी भी करनी है। तो उसके बाद मैंने एक कंपटीशन था 10th क्लास में, मैंने पार्ट लिया उसमें। उस कंपटीशन में कैलीग्राफी स्कूल लेवल पे होता है, तो उसमें मैं बुरी तरह हारी थी। तो मैंने कैलीग्राफी छोड़ दी। मैंने बोला कि ये मेरी मेरी चीज़ नहीं अच्छा, है। आप कैलीग्राफी करती हैं? नहीं, मैं पहले आर्ट करती थी, पोर्ट्रेट्स बनाती थी पहले। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि कैलीग्राफी मैंने एक किसी बंदे से करवाई जो मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी। तो मैंने बोला कि मुझे ये भी सीखना है कि ये कैसे करते हैं, मुझे आना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि मैंने वो पार्ट लिया, मैंने टीचर से सीखा थोड़ा बहुत, उन्होंने सिखाया। तो जब मैं गई, जब 30-40 बच्चे और थे कैलीग्राफी करने आए हुए थे, वो इतने बड़े बड़े पेजेस निकाल के, कलम निकाल के वो कैलीग्राफी कर रहे हैं और मुझे पेंसिल से मैं कर रही हूँ। तब वाकई आपको मूवी तो नहीं याद आती होगी तारे ज़मीन पर हैं? हाँ, शायद ऐसे कोई सीन हुआ होगा तब वहाँ पे। तो फिर ये हुआ कि मैंने बोला कि ये काम तो मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपनी स्केचिंग पे ही रहती हूँ, उसी पे फोकस करती हूँ। तो फिर ये हुआ कि जब मेरा मेडिकल का एफएससी का मैंने एंट्री टेस्ट दिया, मेरे घर में बहुत सारे खिलाफ है मेरी पेंटिंग के। वो कहते हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो, तुम इसमें ज़्यादा काम करती हो, टाइम वेस्ट करती हो, ये सब कुछ। तो उनको गुस्सा आया मेरे पे, तो मैंने भी बोला कि भाई बस, आज से आइंदा आयशा ये काम नहीं करेगी, मतलब छोड़ दिया मैंने। तो मैंने काफ़ी काफ़ी वहाँ मैंने कोई पेंटिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने काफ़ी पेंटिंग्स जला दी थी अपनी उस टाइम पे। फिर ये ये हुआ ये कि ये तो गलत बात है ना, मतलब हाँ, इतना गुस्सा? तब मुझे अपने आप पे गुस्सा था। मैंने बोला कि मैंने ज़िंदगी में कभी दोबारा ये काम नहीं करना। तो फिर मैंने कैलीग्राफी इसलिए शुरू की था कि मैं जला ना सकूं, क्योंकि कैलीग्राफी तो आप जला नहीं सकते। बाकी पोर्ट्रेट्स तो ठीक है, वो जला दिया, ख़त्म होगी बात। कैलीग्राफी तो आप जला नहीं सकते, अल्लाह का नाम लिखा है, कैसे जला सकते हैं। तो मैंने इसलिए शुरू की, लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा पैशन बन गया और मैंने उसी को ही आगे, मैंने अपना आर्ट वर्क लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था, सेल करना शुरू किया था मैंने। और अभी तक मतलब एक माह में एक दो दफ़ा ऐसा होता है कि ऑर्डर्स आ जाते हैं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन में तो नहीं कुछ हुआ था, क्योंकि मैं घर पे थी। इस्लामाबाद से मैं ऑर्डर्स लेती हूँ अपने। बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं, क्लास फेलोज़, या फिर हॉस्टल में जो होते हैं। तो एक टाइम पे आप फ्री देती थी, बाद में आपने पेड कर दिया इस काम को? शुरू में ये होता था कि मैं बना रही होती थी, अब मेरे कज़न्स आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये दो, हमें ये दो, हमें ये दो। मैं पोस्ट करती हूँ ये अपना काम व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाती हूँ, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे। फिर सबके मैसेज आ रहे होते थे कि मुझे दो, मुझे दो। मैंने फिर बोला कि यार मैं थक गई हूँ दे दे के लोगों को, अब तो नहीं मैं, क्योंकि मेरा अपना इतना टाइम लगता है और इतना मेरे खुद के पैसे लगते हैं इसके ऊपर। नहीं मतलब फ्री में, मैं तो ये चाह रहा था कि चले एक फ्री में आ जाए, तो ये पीछे वॉल बड़ी अच्छी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कवर्ड हो नहीं, जाए। नहीं, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक। लेके आई हैं? हाँ, मैं लेके अच्छा, आई ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए ऐसे लोग होने चाहिए आपके पास जो आएँ भी और साथ गिफ्ट्स भी लेकर आएँ। फिर हम भी आयशा को कोई ना कोई गिफ्ट दे ही देंगे, देखते हैं आगे गपशप लगाते हैं। खैर एनीवेज, अच्छा मुझे एक डिफरेंस बताएं, इस आर्ट वर्क में क्या डिफरेंस है? मतलब यूजुअली आप लोग एक जनरल टर्म यूज़ करते हो आर्ट की, जिस किस्म का भी आप लोगों का ये काम होता है, क्रिएटिविटी वाला या डिज़ाइनिंग वाला। डिफरेंस क्या है? मैं अगर बात करूँ स्कल्पचर में, कैलीग्राफी में, विजुअल आर्ट्स में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, आप इसको किस तरह देखते हो? क्या डिफ्रेंसिएशन है इनकी?
ये तो मतलब बंदे के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो किस मतलब उसका क्रिएटिव लेवल किस हद तक है, कि मतलब वो किस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब मेरा ये है कि मैं स्केचिंग में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं वाटर कलर आर्ट में भी इंटरेस्टिंग हूँ, तो फिर कैलीग्राफी तो मेरा 2 साल से उसमें ज़्यादा मैं वही कर रही हूँ। लेकिन डिफरेंस तो यही आता है कि मीडिया का डिफरेंस आता है, मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे बात आती है कि आप किस हद तक। कौन कौन से मीडियम्स होते हैं? मीडियम में एक्रेलिक मीडियम होता है, ऑयल पेंटिंग होती है, और उसके बाद विजुअल आर्ट्स वगैरह वो सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आ जाती है इसमें, इसी में आ जाती है, और कैलीग्राफी वगैरह, और कोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। अभी कैलीग्राफी में भी 1-2 साल का डिप्लोमा कोर्स मिलता है, पहले नहीं होता था लेकिन अभी ये कहाँ पे करवा रहे हैं कोर्सेज? NCA में है। डिग्री प्रोग्राम या एज अ? डिप्लोमा है, NCA में तो वैसे भी डिग्रीज मिलती हैं, तो डिप्लोमा कैलीग्राफी का भी है वहाँ पे। हाँ, कितने अरसे का? 2 साल का। अच्छा, वो 2 साल का कोर्स है। तो अभी मेरा मेरा तो ये है कि अगर मुझे घर वालों ने परमिशन दी कभी, तो मैं BS के बाद दोबारा वो डिप्लोमा करूँगी। BS के बाद फिर डिप्लोमा? हाँ, मतलब मैं अपने लिए करूँगी ना, मतलब अब IR भी मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था सोसाइटी में कैसे, क्योंकि मेडिकल के बाद जो फील्ड थी जिसमें मेरा दिल था, आर्ट तो घर वालों का इतना नहीं था कि आर्टिस्ट बनूँ, आर्ट में जाऊँ इस तरह से, तो वो तो फिर साइड पे। मेडिकल में भी नहीं इंटरेस्ट है। चलो अच्छी बात है, कोई ना कोई ट्रेंड्स तो चेंज हो ही रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरह आप देखते हैं, स्पेशली 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो यूजली यहाँ पे ये हो रहा है कि थिंग्स आर इवॉल्विंग फ्रॉम क्या कह सकते हो उसको, क्रिएटिविटी ऑन द पेज टूवर्ड्स क्रिएटिविटी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन। तो वो ये ट्रांजिशन, एक तो बताओ कि आपको क्या इसकी रियलाइजेशन है या नहीं है, और अगर आपको इसकी रियलाइजेशन है तो हाउ डू यू सी इट? अभी तक जो मैंने आर्ट को देखा है, मतलब मैं पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि मतलब कैसे इतने बड़े बड़े म्यूजियम्स में मतलब सिर्फ एक इतना बड़ा कैनवास है, उसके ऊपर सिर्फ एक लाइन लगी हुई है और वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में वो एक आर्ट वर्क बिक रहा है। मैं कहती ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर ऑब्वियसली ये जब टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से अब हम जो पिक्चर आर्टिस्ट जो बनाते थे वो सीन्स को कैप्चर करते थे ना, सीन्स को अपने ट्रेडिशनल आर्ट के थ्रू कर लेते थे। और अब ये होता है कैमराज हैं, ज़रूरत नहीं है आपको चीज़ कैप्चर करने की, हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कैमरा से उसको ले लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो उसकी वैल्यू पहले भी थी, अभी भी है। मतलब हम ये तो नहीं, मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती है कि वो एग्जिस्ट कर रही है अभी भी? है। काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो कि मतलब एक मतलब वो पिक्चर से अच्छी वो ड्राइंग बनाते हैं, वो पेंटिंग बनाते हैं। तो मुझे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कुछ लोगों को विजुअल आर्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और डिजिटल आर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ट्रेडिशनल आर्ट। नहीं, इसमें क्वेश्चन ये था कि आपको क्या वाकई ये चीज़ फील होती है, या आपने अपने मार्केट में या आपने अपने सर्कल में, जो बाय सर्कल आई मीन टू से कि जो लोग ये काम करते हैं, क्या वो इस चीज़ को रियलाइजेशन है कि आर्ट का डिजिटाइज्ड हो जाने की वजह से जो ट्रेडिशनल वैल्यू थी आर्ट की, या जो एक एक यूज़ ऑफ हैंड के साथ जो आप लोगों की एक केमिस्ट्री बन जाती थी आपके आर्ट के साथ, वो समहाउ कम हो रही है, या वो अफेक्ट हो गई है डिजिटलाइजेशन की वजह से आर्ट के? अफेक्ट तो ऑब्वियसली वो हुई है, क्योंकि अब मतलब मैं देखती हूँ ना जो कैलीग्राफिस्ट कर रहे हैं वो अब हमें ये है कि हमें हर पीस को अलग अलग बनाना पड़ता है। अब अगर उन्होंने एक पीस बनाया है, उन्होंने उसी को बार बार प्रिंट्स अच्छे बना के वो दे रहे हैं, हमारा हर एक पे वो उतना टाइम लग रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप आर्ट को किस नज़रिए से देखते हैं। अब मेरे लिए ट्रेडिशनल ज़्यादा मैटर करता है, अब कुछ लोगों के लिए डिजिटल ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। अब हाथ से काम कर रहे उसमें परफेक्शन नहीं है उतनी ज़्यादा। डिजिटल में आप सब कुछ इरेज कर रहे हैं, आपको वहीं पे वो कुछ हो रहा है, तो हाथ से काम करने में ज़्यादा मुझे टाइम लगता है। कुछ लोग इसको वैल्यू करते हैं, कुछ नहीं करते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ट्रेडिशनल आर्ट में मेहनत ज़्यादा है, इनपुट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और डिजिटल में ये है कि आप कर भी लिया है तो आप दोबारा। दोबारा, हाँ, दोबारा आप उसी। तो आपने कभी ट्राई किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह? नहीं, अभी तक नहीं किया, लेकिन मेरा आगे माइंड है कि मैं आगे अगर मैं अपने मतलब जो मेरा बिज़नेस साइड बिज़नेस चला रही हूँ मैं, वहाँ पे अगर मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराऊँ, लाइक जैसे डायरीज़ हैं या फिर कप्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली वो डिजिटल आर्ट होके जाएगा। तो वो कैलीग्राफिक फ्रेम में ही रहते हुए आप जाएंगी, या उसमें ग्राफिक फ्रेम ही रहते हुए जाऊँगी, मतलब उसको मैं। मतलब और कोई आपका इरादा नहीं है किसी और जगह पे काम करने का? कुछ स्केचिंग हो गई, कोई और भी बंदा चीज़ बना लेता है, लाजमी कैलीग्राफी करनी है, या आपका इंटरेस्ट ही कैलीग्राफी की तरफ है, प्राइमरी इंटरेस्ट? जो मेरा दिल करता है वो ये करता है कि मैं कैलीग्राफी में मतलब इस साइड पे मैं एक्सपर्ट बनूँ, लाइक मेरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ में है। तो फिर ऑब्वियसली मैं इसी काम को फोकस करूँगी, तो फिर मैं इसी काम में एक्सपर्ट बनूँगी। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर? आइंदा आगे कुछ सालों में।
मैं करूँ। चैलेंजेस फेस आए हैं जो घर वाला तो आपने बता दिया, चलें वो एक ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी के यहाँ थोड़ा सा है, इफ़ यू आर नॉट एन इंजीनियर और डॉक्टर तो फिर आपको थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, मतलब इसके अलावा क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं एज़ फार एज़ योर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न? मतलब किसी ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया और आपको करने का कह दिया, पेड अनपेड दैट्स अनदर थिंग, लेकिन उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे? मतलब ओवरऑल आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस थे आपके पास? जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक मैंने फेस किया है वो कस्टम वर्क का है। मतलब मुझे वो जो मैं खुद से करती हूँ मुझे वो ज़्यादा पसंद है। अगर कोई और मुझे बता रहा है कि आपने ये कलर यूज़ करना है, आपने इस वर्ड को ऐसे लिखना है, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो चीज़ मुझसे नहीं होती। वो मतलब मैंने अभी रिसेंटली एक इतना बड़ा ऑर्डर दिया था, एक लड़की ने मुझे, लाहौर की थी, तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर था। तो पहले तो मैंने एक्साइटमेंट में बोला कि भाई 50% आपका काम मैं फ्री में करके दूंगी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसका इतना ज़्यादा काम था, जब मैंने मेहनत की और मुझे पता लगा यार ये तो बहुत नहीं हो गया, जज्बाती 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 फैसला किया, ये मैंने अपने ऊपर जो है ना वो जुल्म किया ऐसा करके। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी तक वही लगा था मुझे कि मैं कस्टम वर्क नहीं कर सकती, मतलब मुझे अपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। और वो यूजली इम्पोज्ड वर्क हो जाता है ना, मसलन आप कैलीग्राफी के स्किल्स जो हैं उनको किस तरह चलाना है, किस तरह नहीं चलाना, कलर टाइपोग्राफी क्या रखनी है क्या नहीं रखनी, इवन आप क्योंकि इट्स योर वर्क तो आप उसको ज़्यादा बेहतर जानते हो, बजाय इसके कि मैं या कोई और बंदा आपको काम दे और वह कहे यार नहीं इसमें यही कलर्स लगाने हैं और यही इसका साइज़ रखना है, तो डेफिनेटली वो एक थोड़ी सी परेशानी हो जाती हाँ, मुझे मुझे बस इस चीज़ से मसला होता है। है। बाकी ओवरऑल ठीक है सारे सिलसिले? बाकी ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब। कितना पैसा बनाया अभी तक इस फील्ड से? अभी तक मैं अभी तक अगर मैं आपको बोलूँ मेरी प्राइसेस जो है ना बहुत लो हैं। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि लोग ख़रीदते नहीं हैं, लोगों का वो होता है कि, तो फिर अभी तक अगर मैं ओवरऑल बताऊँ पिछले एक साल, एक साल कितनी बेची हैं डिज़ाइंस? 10 तकरीबन 10-12। उनमें से आप देखें ना प्राइसेस, आप देखें, आप हिसाब लगा लें किस हिसाब से प्राइसेस दिए हैं। हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है उसके घर में एक लगी हुई थी डिज़ाइन, तो मैंने उससे पूछा था ये किसकी है, तो उसने आपका फिर बताया था कि ये उनकी है और ये पेड है। और उस टाइम पे मुझे वो अमाउंट बड़ी ज़्यादा लगी थी, ज़्यादा लगी थी। लेकिन वो जिस तरह अभी आप बता रहे हो ना डेफिनेटली वो, क्योंकि आपको पता है ना आपकी उसके अंदर कितनी इनपुट लग रही है, मैं तो जस्ट एक आउटसाइडर के तौर पे उसको देख रहा था और मैं एक रियलाइज़ कर रहा था कि अच्छा यार ये चीज़ बनी हुई है। बहरहाल इट्स अ गुड थिंग, तो अच्छी बात है, मतलब आपका ये सारा सिलसिला वगैरह चल रहा है। तो आपका कोई ऑफिशियल पेज वगैरह या वेबसाइट भी है जिसके ऊपर? वेबसाइट तो अभी तक नहीं की क्योंकि मैंने भी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ इस बिज़नेस को लेकर। अभी तक तो सिर्फ ये है कि किसी फ्रेंड ने बोल दिया बनाने के लिए, उसके लिए बना के दे रही हूँ। और पेज है मेरे, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, एक इसके लिए कैलीग्राफीज़ के लिए और एक मेरा दूसरा है जिसमें एक ब्लॉगिंग वगैरह भी हो जाती है, फोटोग्राफी भी हो जाती है और फोटोग्राफी का है शौक आपको? जी फोटोग्राफी का भी शौक है, लेकिन मैं अपने फ़ोन से करती हूँ, लाइक कैमरा वगैरह वाला वो कोई सीन नहीं है। तो बस ये होता है कि जो मैं चीज़ बना रही हूँ, लाइक स्केच बना रही हूँ या फिर कुछ लिख रही हूँ, तो फिर उसकी फोटोग्राफी ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, तो फिर वहाँ तक है। तो मैनेज मैनेज किस तरह करती हैं आप? मतलब एक तरफ आर्ट वर्क भी चल रहा है, दूसरी तरफ आपकी स्टडीज़ भी चल रही हैं, फिर आप घर से बाहर भी हैं, तो उसको मैनेज किस तरह करते हैं सारी चीज़ों को? मैनेज हो जाती है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का काम है वो मैं एंड मोमेंट पे करती हूँ जाके। मतलब जब सबमिट कराना है उससे 1-2 दिन पहले काम करके दूँगी। प्रैक्टिस स्किल्स को दी हुई हैं, आर्ट को दी हुई है प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन उसको भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ। मोस्टली टाइम तो मेरा कभी कभी नेटफ्लिक्स पे चला जाता है। अगर कोई सीज़न शुरू कर लिए तो बस 2 दिन लगा के उसको ख़त्म करना ही करना है। तो और बुक रीडिंग का भी है, उसमें भी टाइम निकल जाता है। वो घर में होती है, हॉस्टल जब से आए हैं तब से तो कोई बुक खोलने का दिल नहीं करता। तो घर में बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। घर में आप मेरा जो है ना, मेरी स्किल्स भी ज़्यादा पॉलिश हो रही होती हैं घर में, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी भी अच्छी हो जाती है घर में। यहाँ पे आने के बाद फोटोग्राफी का मुझे इतना वो होता है कि मेरा पेज नहीं चल रहा, मुझे फ़ोटोज़ नहीं मिल रही लगाने के लिए, तो मैं घर जाके कोई 10-20 फ़ोटोज़ बना लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ तो फिर यहाँ पे हफ्ते में 1 बार पोस्ट। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता होगा यूजली, मतलब हम थोड़ा सा स्ट्रेस में हों, थोड़ा सा हेक्टिक, बंदा थका हुआ होता है, या बंदा एक समवन वांट्स टू हैव अ रिलीज, तो वो क्या करता है वो नेचर में चला जाता है, चलो यार आओ आज आउटिंग कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। तो हैविंग सेड दिस, जाहिर सी बात है ठीक बात होगी और आप इसको एग्री करोगे कि आर्ट करने से आपका एक स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाता है और आप अपने आप को एंगेज भी रखते हो। इज़ इट राइट? यस, दिस इज़, मतलब मेरे जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे तो अब मैं पेपर दे के आई हूँ, सबसे पहला काम मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्केचबुक खोल के कुछ बना रही हूँ। और अम्मी मेरी कह रही थी कि खुदा का खौफ है, ऐसा सो जाओ, रेस्ट करो, तो रात को तुमने पढ़ा है और अभी तुम पेपर दे के आई हो, बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आई हो, कुछ खा पी के सो जाओ।
लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं इसको कंप्लीट करूँगी फिर कुछ करूँगी। फिर 2-3 ड्राइंग्स बना के मैं उस टाइम पे वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करती थी। तो मतलब वो हो जाता है अच्छा खासा? हाँ, वो हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसकी कोई आपने बाकायदा मतलब कोई एजुकेशन वगैरह तो हासिल नहीं की, आपने खुद भी बताया, बट हैविंग सेड दिस आपको कोई इंटरेस्ट, कोई बुक्स पढ़ी हैं आर्ट रिलेटेड, या कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा आपका हो, आप उसको आइडलाइज करती हो, यार इसकी ड्राइंग्स अच्छी थी, इसको मुझे देखना चाहिए या इसको पढ़ना चाहिए, या इसके जो आइडियाज़ थे उनको मैं इनकलकेट कर सकती हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे अभी तक मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है कुछ, मतलब हिस्ट्री में भी। और मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं। मतलब लोग कहते हैं आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, आपको कौन इंस्पायर करता है। तो एक आर्टिस्ट है, इंस्टाग्राम पे मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मुझे उनका काम बहुत पसंद है, और वो फैसल वारसानी है। मुझे उनका काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे सिर्फ वही इंस्पायर करते हैं। ठीक है। तो वो कैलीग्राफीज नहीं बनाते हैं, वो नेचर पेंटिंग करते हैं। तो उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ, और तो किसी आर्टिस्ट को इतना नहीं करी। तो मतलब मैंने बुक्स अभी तक तो कोई नहीं पढ़ी। कभी कभी इंटरेस्ट होता है कि मैं जानूँ, लेकिन मैं जब उनकी पेंटिंग्स देखती हूँ तो मैं मुझे पेंटिंग्स अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। लाइक अगर कहीं हॉस्पिटल में भी कुछ लगा हुआ है तो मैं जाके खड़ी हो जाऊँगी उसके पास के, यार ये कितना किसने मतलब किस तरह उठा के वो पैलेट नाइफ से, और ये किस तरह किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक पढ़ने वाली बात है तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। मतलब आप प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बिलीव रखती हैं थेरी के बजाय? हाँ। स्पीकिंग ऑफ थेरी, मतलब सिंस आप इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, आप आईआर डिपार्टमेंट में हैं, कोई कभी इत्तेफाक हुआ पढ़ने का कि जो काम आप कर रहे हो वो किस तरह से आपकी फील्ड के साथ लिंक है, या लिंक नहीं भी है, कोई इसका आइडिया है आपको जनरली? मुझे पहले तो नहीं था, लेकिन अभी ना मुझे एक आइडिया मिला था अपने आर्ट को अपने कम्युनिटी सर्विस से लिंक करने का। मुझे कम्युनिटी सर्विस में इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ही मैं आईआर में आई थी। मतलब मुझे सोसाइटी को जानने का शौक था कि सोसाइटी कैसे है, हम इसको किस तरह डील करते हैं, हम किस तरह इसमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। तो उसके लिए मुझे जो बेस्ट फील्ड लगी थी वो इंटरनेशनल लेवल पे जानने के लिए वो आईआर लगा था। तो मैं सिर्फ अपने ही उसके लिए आई थी कि ताकि मुझे पता लगे, कोई डिग्री वगैरह नहीं करने आई थी, या फिर ये कहने के लिए कि भाई मुझे सीएसएस करना है। ये कोई मेरा पीछे एम नहीं था यहाँ पे आने के लिए। बस मुझे खुद जानना था कि क्या है। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, पहले तो मुझे बहुत दिल पे वो लगे थे कि दुनिया कितनी बुरी होती है, मतलब लोग मतलब अपने इंटरेस्ट को करने के लिए किस हद तक जाते हैं, और कंट्रीज़ के लेवल पे तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मतलब रियलिज्म वगैरह और ये सब कुछ। लेकिन अभी मैं कम्युनिटी सर्विस पढ़ रही हूँ, और उसमें ये है कि फ़ंड रेजिंग में आप एनजीओज़ के साथ काम करके आप आर्ट को किस तरह फ़ंड रेजिंग में लेके जा सकते हैं। अब मैं इंशाल्लाह अभी जो हमारा बीए प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें भी मैं अपना आर्ट को ऑक्शन पे डालूँगी, और उससे भी फ़ंड रेजिंग वगैरह वाला। तो अभी तक तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बना। नहीं, मतलब बाकायदा आपको नहीं पता कि आर्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हिस्ट्री में किस तरह यूज़ होता रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं तो पढ़ा। यार फिर काम काम तो नहीं ना किया आपने, फिर आपने एक तरफ आईआर को पढ़ लिया, एक तरफ आपने आर्ट को पढ़ लिया, लेकिन आपने इनको इंटीग्रेट नहीं किया है ना? नहीं, अभी तक तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई बात नहीं है। इंटीग्रेशन की जहाँ तक बात आती है तो वो डेफिनेटली फिर वहाँ पे मैं और मेरी कंपनी आ जाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उसको कहते हैं, आप इसको इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स भी कह सकते हो। बेसिकली ये इसमें यूँ होता है कि आप किसी एक प्रॉब्लम को ना दो डिसिप्लिन्स के थ्रू अप्रोच करते हो इंडिविजुअली, और फिर उनको आप इंटीग्रेट कर लेते हो। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, चलें आपको बताता हूँ आपकी फील्ड में ये किस तरह से यूटिलाइज होता है। ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जितने भी डिप्लोमेटिक कोर्स हैं, स्टेट्स के जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, जितना भी फॉरेन ऑफिस होता है, वो कैलीग्राफी को ओवर द कोर्स ऑफ देयर हिस्ट्री यूज़ करते रहे हैं। अब ठीक है, कैलीग्राफी इज़ रिलेटेड टू इस्लामिक आर्ट, ठीक है। अब सिर्फ आज की बात नहीं है, जनरली भी अगर आप बात करो तो स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग हो गई, ड्राइंग्स हो गई, ये डिप्लोमेटिक कोर्स का हिस्सा रहा है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टडी थी वो थी हिस्ट्री ऑफ लेटरिंग, उसको कहते हैं। लेटर्स बेसिकली आपने देखा होगा, आप लेटर्स भी बनाते होगे, लेटर्स की कोई डिज़ाइनिंग, कोई उसका आर्ट वर्क होता है। तो हिस्ट्री ऑफ लेटरिंग इसको एक सब्जेक्ट इसका नाम है, कि आप लेटर्स पढ़ते हो, पूरी दुनिया के जो लेटर्स होते हैं, जो लेटरिंग होती है उसकी आप हिस्ट्री पढ़ते हो। उसके अंदर आपको पता लगता है कि अच्छा यार रशिया वालों का ये इन्फ्लुएंस रहा है आर्ट को लेके, अरब्स का ये रहा है लेके, इवन इसके अंदर जो 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 मेन जो रोल रहा है वो चाइनीज़ कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा रहा है, चाइनीज़ आर्ट का रहा है, रशियन का रहा है, इवन स्लोवेनिक लेटरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती रही है ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस्लाम की बात करें तो उसमें अरब्स का अच्छा खासा रोल रहा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुस्लिम एक्सपेंशन हो रही थी, इस्लामिक एक्सपेंशन हो रही थी, तो उस टाइम पे फिर जो अरब की जो कैलीग्राफी थी वो उसके ऊपर जो है ना फिर चाइनीज़ कैलीग्राफी, इंडियन कैलीग्राफी, उसके भी इफेक्ट आने शुरू हो गए थे।
तो जो काम आप करते हो बेसिकली वो यूटिलाइज होता है आईआर की फील्ड में एज़ फार एज गिफ्ट्स आर कंसर्न। मसलन फॉरेन ऑफिस वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो उसमें ये चीज़ बड़ी मैटर की जाती थी कि यार गिफ्ट का बैकड्रॉप जो है ना उसके अंदर क्या चल रहा है। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब मुझे इस पे जाके अब सर्च करनी है, घर जाके सबसे पहला काम ये करना है। उसका बैकड्रॉप वो देख रहे होते थे कि इसमें क्या पेंटिंग हुई हुई है, कैसी कैलीग्राफी हुई हुई है। और सिंस क्योंकि वो गिफ्ट्स जो हैं वो नॉर्मल गिफ्ट्स नहीं होते, वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या स्टेट्स के प्रीमियर होते हैं, उनको दिए जाते थे। तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनका वो प्रोटोकॉल भी रखा जाता था। यही वजह थी कि उस टाइम पे, और अभी भी शायद किसी हद तक, आई डोंट नो अबाउट द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, लेकिन उस टाइम पे ये होता था कि वो बाकायदा आर्ट वर्क को प्रेजेंट करते थे जब गिफ्ट्स दे रहे होते थे। और इवन क्वीन एलिज़ाबेथ के पास अपने प्राइवेट कैलीग्राफर्स उसने रखे हुए थे कि वो जब किसी को गिफ्ट देती थी तो वो बाकायदा वो गिफ्ट्स और उनके बैकड्रॉप्स और वो सारा आर्ट और पेंट उसके अंदर फ्यूज़ होया होता ये था। मुझे नहीं पता थी पहले। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि कल को आप अपनी फील्ड में जब इस तरह जाते हो तो आप अपनी फील्ड को और साथ अपने स्किल्स को, जिसमें आपकी कैलीग्राफी आर्ट आ जाता है, तो आप इसको इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं या इंटरडिसिप्लिनैरिटी कहते हैं। वर्ड थोड़ा मुश्किल होगा आपको प्रोनाउंस करने के लिए, लेकिन कर जाएंगे, थोड़ा टाइम ही लगना है क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग डेफिनेटली, और थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है बंदे को। बट ये देखें ना, ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, अभी लोगों को इतना नहीं पता। आप हालांकि अपनी फील्ड की हो, लेकिन आपको इस चीज़ का नहीं था इतना अंदाज़ा। तो कल को हु नोज़ कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी निकलती है, या आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है, जो लेटरिंग की जो हिस्ट्री रही है उसके अंदर इस तरह से आर्ट यूटिलाइज होता रहा है। तो अभी हम सॉफ्ट पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पावर सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से तो नहीं जा रही। सॉफ्ट पावर आप अपने आर्ट के थ्रू भेज सकते हो, सॉफ्ट पावर आप अपने कैलीग्राफी के थ्रू भेज सकते हो, सॉफ्ट पावर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपकी इमेज प्रोजेक्शन होती है, आपका कल्चर भी उसके अंदर प्रमोट हो जाता है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप फ्यूचर में इस तरफ भी जा सकते हैं। तब ये कि ये मुझे सर्च करना है इस पे जाके। एग्जाम्स के ब्याह पे ना करना, एग्जाम्स पहले कर लो। तो भूल गई मैं। बिल शुरू होने वाले। ठीक है, तो कुछ बच्चे अगर आपको अप्रोच करना चाहें, कोई ऐसे आते हैं लोग जो आपके साथ काम करना चाहते हैं या आपसे काम करवाना चाहते हैं, तो हाउ कैन दे अप्रोच यू? मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब मेरा इस्लाम एंड क्राफ्ट मेरा एक अकाउंट है, दूसरा अकाउंट मेरा कैलीग्राफी लैंड्स है। से तो इसके थ्रू मोस्टली तो ये होता है कि जो मुझे जानते हैं वही करते हैं, मतलब जो मुझे नहीं जानते वो तो नहीं कर सकते। अब ये है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर हॉस्टल में हैं तो वो मेरी मार्केटिंग कर देते हैं मेरे बिहाफ पे। मतलब अगर उन्होंने कोई चीज़ बनवाई है तो फिर वो ये करते हैं कि अपने अपने जो है ना वो क्या क्या फ्रेंड सर्कल में जाके बता देते हैं कि ये हमने यहाँ से बनवाई है, आपने कभी ऐसी कोई चीज़ बनवानी हो तो आप भी यहाँ से बनवा लेना। तो अभी तक तो यही चल रहा है। अब आप अभी तक सिर्फ इंस्टा पे ही एक्टिव हैं? हाँ, अभी तक सिर्फ इंस्टाग्राम। ऑर्डर्स वगैरह आते रहते हैं? नहीं, मतलब मुझे सिर्फ जो जानते हैं वही देते हैं अभी तक। लोकली आते होंगे, जितना आपका फ्रेंड्स का सर्कल है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसी के अंदर से ही आते होंगे हाँ, उसी के अंदर से आते हैं। यूजली लोगों में आर्ट। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्ट में इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। आपने शायद नोट किया हो, यानी यूजली वैसे ही आप लोग माइनॉरिटी में इस टाइम पे, अगर आईआर के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो आर्ट में क्या वजह है? मतलब ये शुरू से ही ऐसे रहा है या अभी कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों का कल्चर में, आर्ट्स में, डिज़ाइंस में, कैलीग्राफी में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है इंटरेस्ट ख़त्म होने की वजह क्योंकि आर्ट एक्सपेंसिव होता है। हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और आर्ट को लोगों ने समझ लिया हुआ कि बहुत लग्जरियस चीज़ है, और मतलब ये बस बड़े बड़े घरों के अंदर एक चीज़ लगी हुई है। और इस तरह जाहिर सी बात है, अगर कोई बहुत लोअर क्लास का बंदा वो अपने घर में तो आर्ट नहीं लगा सकता। अगर किसी ने उसको कोई दिया है कोई कैलीग्राफी या फिर वो वही लगा सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से, और दूसरा डिजिटल आर्ट की वजह से भी, मतलब उसमें लोग प्रेफर करते हैं कि उनको वो चीज़ मिल जाए या फिर जिसमें उनको कस्टमाइज्ड सब कुछ मिल जाए। मतलब लोगों का इंटरेस्ट उस साइड पे ज़्यादा चला गया। इसमें सेंस का कितना रोल प्ले है, आप समझते हो कितना रोल है कि वो प्ले करता है? मतलब एक आर्ट की सेंस होती है ना, हर बंदे को नहीं होती। अभी आप मुझे बताओगे ठीक है, मैं लाइन मारूंगा तो पता नहीं कहीं से कहीं निकल जाएगी, बना तो मैं लूँगा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि मेरे पास वो सेंस नहीं है या एस्थेटिक सेंस नहीं है, जिस तरह भी आप उसको ले लो, तो वो भी मैटर करती है कि नहीं करती? वो मैटर करती है ऑब्वियसली। आप किस तरह लेके चल रहे हैं चीज़ को, आप किस तरह बना रहे हैं। और जो बाकी लोग होते हैं, अगर 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 मैं अपना काम, मेरी छोटी बहन है, उसको बड़ा दिल करता है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो अंदर एक लाइन लगाए कहीं पे, कुछ भी करे, तो बस उसका उसका हाथ कहीं पे लग गया। फिर मैं कहती हूँ फातिमा तुम ये काम नहीं कर सकती, मतलब तुमने बस इसको रेज भी नहीं करना। अगर मैंने तुम्हें बोला कि मैं खुद ही करूँगी, क्योंकि मतलब मुझे इस तरह बाकी लोगों की सेंस पे ट्रस्ट नहीं है कि वो किस तरह उसको काम करेंगे, इसलिए मैंने अभी तक अपना कोई पार्टनर नहीं रखा बीच में।
क्योंकि अगर मैं किसी और को अपना काम करने के लिए देती हूँ, वो ब्रश को इस तरह करना होगा, वो इस तरह भी करेगा तो भी मुझे मसला होगा कि यार नहीं ऐसे नहीं करना, इस तरह करना है। कस्टम ऑर्डर में कितना टाइम लग जाता है अगर आपको एक कस्टम ऑर्डर मिल जाए? जैसे वैसे ही एक जनरली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे एक दिन, एक दिन में कर लेती हैं पूरा? लेकिन पूरा टाइम फिर लगाना होता होगा, पूरा दिन लगता होगा। नहीं डिपेंड करता है कि वो कस्टम ऑर्डर में मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं। मतलब अभी जो रिसेंटली मुझे कस्टम ऑर्डर मिला था उसमें बुक मार्क्स वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा, और कार्ड्स वगैरह थे, तो उसमें तो मुझे 2 हफ्ते लगे थे करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। तो अगर जो कैनवस पे आती है तो वो एक दिन, मैक्सिमम एक दिन, उसमें भी बहुत कम टाइम लगता है मुझे। मतलब यूनिवर्सिटी पे जा रही हूँ, आके पेंट करके कैलग्राफी कर दी तो वो हो गया। हो जाता है। और इजीली मैनेज भी कर रही हैं स्टडीज़ के साथ आप? हाँ, वो स्टडीज़ तो बस होती रहती है। ये हो गया। वो तो साथ हो चुका है। चलें, आई गेस इट्स टाइम। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद है कि जो लेसन मैंने आपको दिया है आईडीआर के पर्सपेक्टिव से, आप किस तरह अपने स्किल्स को अपनी फील्ड में इनकलकेट कर सकती हैं, डेफिनेटली आप उसको भी। इंशाल्लाह। हु नोज़ कल को आप इस तरफ आती हैं तो हम एक दफ़ा फिर एक अच्छा नया एक और पॉडकास्ट कर, इंशाल्लाह। जिसमें आप हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकेंगी। तो दिस वाज आयशा महमूद, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर भी पॉडकास्ट के साथ आते रहेंगे और नए मेहमानों के साथ आपको मज़ीद भी इंटरेक्शन करवाते रहेंगे।